दोस्तों, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी, इतनी मोहब्बत से मुझे बुलाया और इतने अंदाज में मेरी तारीफ की, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज के कार्यक्रम में ये काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम की बात चल रही थी और मुझे खुशी इस बात की है कि इसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें, एक मंडलनामा, और आज भी आप देखेंगे मंडलनामा पर अभी भी बात चल रही है। जो आरक्षण की बात हुई, संविधान ने एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको आरक्षण दिया। 1990 में वीपी सिंह साहब मंडल कमीशन लागू किया और उससे यहाँ का एक जो सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए था वो होना चाहिए था, पर हुआ नहीं। आप जानते हैं कि मंडल के सामने एक कमंडल रख दिया गया। अगर आप पहचाने तो पहचान लेंगे, मंडल के सामने कमंडल रख दिया गया और पूरी कोशिश की गई कि मंडल पेपर पर रहे, समाज तक न उठे। मेरे दोस्त ने बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार से रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया। उसने बताया कि भाई भारत में सभी कौमों ने प्रगति की है, पर जो मुस्लिम कौम है उसके आर्थिक हालात पहले से गिर गए हैं। उसके बाद सच्चर कमेटी ने भी यही बात कही। तो हमारे दोस्त सवाल उठा रहे थे कि ये कमेटी की बात लागू क्यों नहीं की जाती। मैं आपको बताता हूँ लागू क्यों नहीं की जाती। फिर से मामला कमंडल का है। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे आपको याद, जब 2006 में सच्चर कमेटी आई? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक सीधा साधा बयान दिया कि देश के जो संसाधन रिसोर्सेज हैं उस पर पहला अधिकार वंचित लोगों का है, कमजोर लोगों का है, मुसलमानों का है। उन्होंने किसका नाम लिया? कमजोर लोग, गरीब लोग, वंचित लोग और मुसलमान लोग। तो कमंडल ने पकड़ लिया कि भाई ये तो सरकार है, ये देश के सब संसाधन मुसलमानों को देना चाहती है। आ गया मामला। कितना खतरनाक बात थी। अभी उसी को और आगे ले गए कि अगर आपका मंगलसूत्र है तो मंगलसूत्र छीन के उनको दे दिया जाएगा। समझ जाइए इसके पीछे की राजनीति। ये अमल में नहीं आ रहा, और उसके पीछे कारण भी समझिए। अगर समाज में आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहेगा कि भाई ये मुसलमानों को सिर पे चढ़ा रहे हैं, तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे भाई तुष्टीकरण क्या होता है? तुष्टीकरण वाला समाज गरीब नहीं दिखेगा, अशिक्षित नहीं दिखेगा, उसकी महिलाएं इतने पिछड़े पड़ने नहीं दिखेंगी। और यहाँ तो सब जो इंडेक्स है मुसलमानों का वो पहले से गिरता जा रहा है। उसमें सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है। और अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात कर देता हूँ। तो विपक्ष के नेता ने बड़ी बात उठाई कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। क्या समस्या है भाई आपको? जातिगत जनगणना हुई थी, इसीलिए तो फिक्स किया था ना कि भारत में 15% कोटा शेड्यूल कास्ट को मिलेगा, 8% कोटा शेड्यूल ट्राइब को मिलेगा और बाद में 52% ओबीसी के लिए 26% कोटा मिलेगा। जनगणना के आधार पे था। कितना पुराना हो गया। तो मांग यही है कि कैसे मेरे पहले के बहुत अच्छे दोस्त ने बहुत अच्छे से बताया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप उलट नहीं सकते। समाज के 3-4% लोग समाज की 80% सीटों पर काबिज है। अभी हलवे की बात हुई, खाने में तो बहुत अच्छा होता है और सबको मिलता कहाँ है। उन्होंने ये भी बता दिया कि ये हलवा बनाने वाली टीम थी, इसमें कौन ओबीसी था, कौन दलित था, कौन मुसलमान था, उनको बताना पड़ा। जब तक आप बीमारी को पहचानेंगे नहीं, बीमारी को दूर नहीं कर सकते। तो वही सरल बात थी कि भाई आप जातिगत जनगणना करो और जातिगत जनगणना के आधार पे ये आपका जो कोटा फिक्स है इसको बदलने की जरूरत है। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि एक समाज को बराबरी का समाज बनाना है।
संविधान की बात सब करते हैं, संविधान का विरोध कोई नहीं करता। अभी तो जो तीसरी लोकसभा में तो वो हमारे जो नॉन बायोलॉजिकल है ना, नॉन बायोलॉजिकल आप जानते हैं, उन्होंने भी संविधान को नमस्ते किया। अब संविधान है क्या? संविधान क्या केवल बोलने के लिए है? क्या केवल पूजा करने के लिए है या फॉलो करने के लिए है? संविधान यहाँ लिखा होना चाहिए, हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे। और संविधान का एक वाक्य पकड़ लीजिए, एक ही वाक्य को पकड़ता है, उसमें है स्वतंत्रता, समता, बंधुता। क्या हो रहा है बंधुता का? अभी महाराष्ट्र के भोलापुर के पास विशालगढ़ में प्लानिंग करके जो वहां मुस्लिम बाड़ी थी उस पर अटैक हुआ। ये हमारा भाईचारा है। प्लानिंग करके अपने आप देखिए, आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं, दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं। कौन करवाएगा? जिससे उसको फायदा होगा। चुनाव आने वाले हैं, ध्रुवीकरण करो, बताओ कि भाई ये देश के अंदर के दुश्मन हैं। ये उनके गुरु जी कह गए, गुरु गोलवलकर नाम के एक थे, वो कह के गए देश के अंदर के दुश्मन कौन है? मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। खैर कम्युनिस्ट तो आजकल रहे नहीं, तो कम्युनिस्टों के बदले जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है उसको डाल दिया ये देश के। इसीलिए हमारे कितने बड़े बड़े ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, फादर इनका नाम सुना होगा आपने, क्या नाम था जिनकी अभी मृत्यु हुई? स्वामी स्टैन स्वामी पकड़ लिया। आदिवासियों में काम करते थे, गरीबों में काम करते थे। 84 साल के नौजवान कहूं या जो भी कहूं, पूरी हिम्मत से काम करते थे। पकड़ा गया, बीमार हुए और उसी खेल में मर गए। मरे या मारे गए आप सोचिए। तो ये आज जो हमारी व्यवस्था है इसमें समता शब्द सबसे जरूरी है। तो संविधान पकड़ने से कुछ नहीं होता, संविधान को मानना जरूरी है। ये मानना जरूरी है कि यहाँ अलग अलग कौमें जो है, धर्म वाली, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, जैन, सब कोई भी हो, हम बराबर के नागरिक हैं। हमारी नागरिकता किसी की मेहरबानी पे नहीं है, हमारी नागरिकता हमारे संविधान के आधार पे है। संविधान हमको बराबरी का हिस्सा देता है। मेरा कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, ये भी याद रखिए, स्त्री का सवाल भी बहुत जरूरी है। स्त्रियां भी बराबरी की नागरिक है। मेरी कोई भी भाषा हो, मैं नागरिक के रूप में बराबर हूं। तो खैर आज सबसे बड़ा संकट में कुछ है तो भारतीय संविधान। अब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने सरकार बनाई। अब क्या सभी लोग तो जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदारी ठहराने के लिए याद करते हैं, मैं उनको याद करता हूं इसके लिए कि उन्होंने हमको क्या दिया। अभी वो पार्लियामेंट में लीक हो रहा था ना, तो एक मीम आया कि जवाहरलाल नेहरू छत पे बैठे वहां छेद कर रहे हैं, इसीलिए उसमें पानी बह रहा है। खैर लोग उनका इतना सब कुछ पिलाते, और मैं पूरी विनम्रता के साथ बताना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने एजुकेशन पर कितना जोर दिया। उनके शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना आजाद। मौलाना आजाद IITs बनाई, स्कूलों की शिक्षा के बारे में बात की, और ये बात की कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इससे बड़ा योगदान भारतीय समाज की प्रगति में कोई नहीं था। और आज जब हम इन बच्चियों का सत्कार कर रहे हैं तो थोड़ा याद करना पड़ेगा आज हमारी शिक्षा किधर जा रही है। मैं आज 78 साल का हो गया। बचपन में म्यूनिसिपल स्कूल में पढ़ा, बाद में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ा। कुछ खर्चा मेरे माँ बाप पर बोझ नहीं आया। वो पढ़ा, वैसे भी उनकी हालत भी नहीं थी कि मेरे के लिए 4 लाख 5 लाख निकाल के दें। 16 रुपये महीने के फीस पे डॉक्टरी की, और फिर उसके बाद की पढ़ाई में तो पैसा लगता नहीं है। आज क्या हो गया कि आज मेरा एक भांजा है, उसकी लड़की को मेरी पोती हो गई, उसको एडमिशन मिला इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो मेरा भांजा बोलता है, मामा जी एडमिशन के लिए आप बधाई तो दे रहे हो, पर इसके लिए मेरे को 5 लाख साल का निकालना पड़ेगा। ये आज के एजुकेशन की हालात हैं। जहाँ पहले म्यूनिसिपल स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों में एक अच्छी शिक्षा की व्यवस्था थी, उसके बदले आज अंबानी, अडानी, बिरला, ये बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल, उसमें उसके सिवा
शिक्षा नहीं है। म्यूनिसिपल स्कूल्स में शिक्षा खत्म हो चुकी है, पता नहीं टीचर लोग क्या करते हैं। तो इसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा अनुभव है, क्योंकि मेरी पत्नी भी एक सोशल वर्कर है। तो 400 बच्चों का एक NGO चलाती है, 400 बच्चों को शिक्षा देने की। तो उससे मैं काफ़ी कुछ पूछता रहता हूँ क्या चल रहा है। तो शिक्षा का हाल बहुत खराब है। मेरे पहले के दोस्त ने कहा बच्चों को बधाई, तो मैं देता हूँ पहले। जिनको भी आज पुरस्कार मिलने वाला है सबको मेरी बहुत बहुत बधाई। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि आगे का रास्ता भी कठिन है, रास्ता आसान नहीं है। आज करोड़ों नवयुवक बेकार हैं, नौकरियां नहीं है। और जो बजट हमारा है सरकारी स्कूलों से हटा के प्राइवेट स्कूलों के पास दिया जा रहा है, तो इसका विरोध कौन करेगा? इसका विरोध कौन करेगा ये भी सोचिए। सामाजिक तौर पे आप जो कर रहे हैं मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपको बधाई देता हूँ। पर राजनीतिक तौर पे भी हमको एक हमारे दोस्त है संदीप पांडे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करते हैं। वो कहते हैं कि उस एरिया का MLA, म्यूनिसिपल काउंसिलर, MP जो होगा उसके परिवार के लोगों ने वहां के म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ना चाहिए। क्यों भाई? MP का बच्चा है, MLA का बच्चा है, म्यूनिसिपल काउंसिलर का बच्चा है, तो शिक्षा पे ख्याल करेंगे, शिक्षा का स्तर सुधारेंगे। इतना पैसा जो हमारा शिक्षा पे जा रहा है उसको काम में आएगा। दूसरा, मुझे इंटरव्यू में पूछा, शिक्षा के बजट को कम कर दिया। हम तुलना करते रहते हैं चाइना से। चाइना में शिक्षा का बजट हमारे यहाँ से बहुत गुना ज्यादा है। परिणाम आप देख रहे हैं कि चाइना में जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, कितना प्रगति कर रहे हैं। और तीसरी एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ कि आज देश में सबसे बड़ी जरूरत जो है वो जरूरत है हमारे बीच में जो भाईचारा, जो दोस्ताना, जो बहनचारा सदियों से हमारे समाज की पहचान थी। सदियों से हमारे समाज की पहचान थी। होली का त्योहार है, मुसलमान उसमें शरीक हो रहा है। ताजिए का प्रोसेशन है, हिंदू उसमें शरीक हो रहा है। और आज भी मैं पूछता हूँ कितने सारे लोग हैं जब बर्थडे मनाते हैं तो क्या करते हैं? केक काटते हैं। कहाँ से आया केक? अरे भाई हमारे वेदों में एक बात लिखी है, आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः। क्या मतलब है? दुनिया के अच्छे से अच्छे विचार मुझ तक आए, मैं उनको स्वीकार करूंगा। अच्छी चीजों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक मजेदार मैंने 4 मिनट का मीम देखा, तो उसमें एक महिला घर पे सत्यनारायण की पूजा रखती है, लोगों को बुलाती है। तो पहली बात, आजकल जैसे भेदभाव हो रहा है, अभी ये कहाँ था वो जो कांवड़ यात्रा, रास्ते में बोले ना आपने इसके नाम लगाओ पता चल जाए मुसलमान है तो वहां से मत खरीदो। तो घर में यूपी में तो वो करती है कार्यक्रम अपने घर पे पूजा का। तो पति को बोलती है कि तुम दाढ़ी बना के आओ। तो पति नहीं जाता नहीं है, तो बोलती है क्यों नहीं गए? बोले वो मेरे नाई का नाम तो रहमत है, मैं उससे कैसे दाढ़ी बनाऊं? बोले तुम तो 26 साल से उससे दाढ़ी बनवा रहे हो, अभी तक नहीं खाया है? बोले नहीं, अभी मैं जागरूक हो गया हूं। फिर बेटे को बोलती है तुम पूजा के लिए आम लाए? बोले हाँ मैं आम लाया। कहाँ से लाए? बोले मैं करीम के यहाँ से लाया। तो बोले ये आम पूजा के काम में नहीं आएंगे। फिर बोले पूजा में मुझे प्रसाद देना है, खीर देना है, समोसा देना है और गुलाब जामुन देना है। बोले खीर मैं बना रही हूँ, गुलाब जामुन और ये समोसे तुम लेके आओ। तो बेटा बोलता है समोसा कैसे लाऊं? समोसा तो ईरान से आया था, उसके अंदर पहले मटन भी डालते थे। गया? बोले गुलाब जामुन? बोले वो भी ईरान से आए। फिर बोले मैं अच्छा है मैं खीर बना लेती हूँ। खीर में एक बार बोले खीर में ड्राई फ्रूट और किशमिश डालना पड़ेगा। बोले किशमिश भी उधर से आई, तो मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या? अब ये जो हमारे मेल जोल की बातें थी, वो एक तरफ संत गुरु नानक जी को देखिए, हमारे भक्ति संतों को देखिए, सूफी संतों को देखिए। अभी मेरे दोस्त जो हमारे सेंटर के डायरेक्टर हैं, ये महाराष्ट्र की एक यात्रा पे गए। और वो कौन सी यात्रा होती है? तो पंढरपुर में जाते हैं। और वो पंढरपुर की यात्रा में गए तो उसमें मुसलमान भी मिल रहे और हिंदू भी मिल रहे। मैं खुद यहाँ हाजी मलंग गया था पहले परिवार के साथ, तो मुझे भी वही देखने को मिला। हाजी मलंग की दरगाह में एक तरफ फूलों की चादर दिख रही है
एक तरफ नारियल बिक रहा है, यानी जो हिंदू मुसलमानों में भाईचारा था उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये भाईचारे को कम करने के लिए कुछ लोग जानबूझ के कोशिश कर रहे हैं। क्यों? भाईचारा कम होगा, नफरत पैदा करेंगे। अभी मुझे इतिहास के बारे में सब लोगों को लगता है कि मैं इतिहास का प्रोफेसर रहा हूँ, मैं इतिहास से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं केवल अध्ययन करता हूँ। क्यों अध्ययन करता हूँ? क्योंकि इतिहास का उपयोग करके आज नफरत फैलाई जाती है। और मुझे मंदिर तोड़े, मैंने कहा मंदिर तो तोड़ी होने पर आप एक बताओ कि अपने वो महाराष्ट्र में वो ऑपरेशन हुआ है ना, 50 ओके एकदम ओके। तो शिवसेना के अपने सांसद, अपने एमएलए कहाँ गए थे? वो गए थे आसाम में वो गए थे एक मंदिर में पूजा करने, उसका नाम है कामाख्या देवी का मंदिर। उसको डोनेशन किसने दिया? औरंगजेब ने। फिर एक महाकाल का मंदिर है, अपनी वो आलिया भट्ट और उसके पति जो भी हैं वो गए, उनको नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया कि ये तो मुसलमान है और ये बीफ खाता है, तो ये कर दिया। तो उसको भी औरंगजेब ने दान दिया था। फिर ये सब चीजें कितनी हैं, लंबा चौड़ा इतिहास है जिसमें हिंदू मुसलमान में सामाजिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं था। जो पड़ोस के पड़ोस में, जैसे इस्लाम में तो एक आप ज्यादा जानते हैं पर मैं भी थोड़ी कोशिश करता हूँ समझने की। एक वाक्य है, अगर आपका पड़ोसी भूखा रहता है तो आपके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलेंगे। अब ये कौन नहीं मानेगा? ये बात तो सबको स्वीकार है। हमारे इसमें वेदों में एक वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया मेरा परिवार है। एक तरफ से बोलते हैं पूरी दुनिया मेरा परिवार है और दूसरी तरफ से अपनी शाखाओं में, शाखा समझिए ना, एक खेल खेलते हैं, हिंदुस्तान हिंदू का नहीं किसी के बाप का। तो क्या होगा? मुसलमान कहाँ जाएगा? क्रिश्चियन कितनी जाएगा? 7वीं शताब्दी से मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, 1ली शताब्दी से क्रिश्चियन यहाँ आ रहे हैं, 15वीं शताब्दी में सिखिज्म आया, उसके पहले बुद्धिज्म था, जैनिज्म था। सब लोग जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, सब लोग प्रेम मोहब्बत से रहते थे। खैर ज्यादा लंबा नहीं होगा, पर मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि आज बहुत चीजों की जरूरत है। एक, शिक्षा के क्षेत्र में अपनी आवाज उठाना कि सरकारी स्कूल, म्यूनिसिपल स्कूल में अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। नंबर 2, जो बातों को विद्यार्थियों को ज्यादा तकलीफ होती है उसको हल करने के लिए सप्लीमेंट्री काम अगर आपकी समिति कम कर सके। बच्चों को स्कूल में तकलीफ है, आप एक ग्रुप बनाइए कि वो स्कूल में रहते हुए उनकी जो तकलीफें हैं आप उनको हल करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरा जो संदेश है संविधान का, अभी हम एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है संविधान प्रेमी। संविधान प्रेमी जिनको भी संविधान से मोहब्बत है सब उससे जुड़ जाएं और संविधान के मतलब को लोगों तक ले जाएं और एक भाईचारा पैदा करने के लिए 2 मॉडल मैं रखता हूँ। एक, महात्मा गांधी वो अपने हिंदू धर्म के बारे में कहते हैं कि मेरा हिंदू धर्म महान है, और वो महान इसलिए है कि वो इस्लाम से भी सीखता है, क्रिश्चियनिटी से भी सीखता है और बाकी धर्मों से भी सीखता है। और दूसरे मौलाना आजाद का एक प्यारा इंटरव्यू बताता हूँ, कल्पना में इमेजिनेशन करता हूँ। ये अभी आज वजीरुद्दीन साहब मिल गए तो मेरे को लगा मैं भी जर्नलिस्ट को कुछ खेल कर तमाशा करूँ, तो कल्पना में एक जर्नलिस्ट के रूप में मैं मौलाना आजाद के पास जाता हूँ। कल्पना में उनसे पूछता हूँ, मौलाना साहब आप तो इतने महान मुसलमान हैं, आपने कुरान का तर्जुमा किया है, तो आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते, पाकिस्तान की मांग क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब जवाब देते हैं, बरखुरदार मेरा इस्लाम तो इंसान को इंसान से जोड़ने की बात करता है, इसलिए मैं नफरत की बात कर ही नहीं सकता। तो दोस्तों खैर आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत धन्यवाद। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा इसके बारे में ख्याल कीजिएगा, और उसके लिए मैं थोड़ी सी ये किताबें, अमन कथा बहुत बड़ी नहीं है, अमन कथा मैं आपके यहाँ भेंट दे रहा हूँ जिसके भी काम में आए। इसमें मैंने यही बताने की कोशिश की है कि सदियों से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बुद्ध, यहूदी यहाँ रहे हैं, प्यार से रहे और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं की। आज भी धर्म एक नैतिक मूल्य की बात है, रास्ता बताने की बात है,
और जो भी चीज नफरत सिखाए वो धर्म नहीं हो सकता। जो नफरत सिखाए वो धर्म नहीं हो सकता। धर्म वही होता है जो समाज से, दुनिया से प्रेम करना सिखाए।